हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र। बच्चों, अपवाह शब्द एक क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र को परिभाषित करता है। यदि हम भारत के प्राकृतिक मानचित्र को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि अलग अलग दिशाओं से निकली छोटी छोटी धाराओं के मिलने से एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। यह मुख्य नदी अनंतः किसी झील, समुद्र या महासागर जैसे किसी बड़े जलाशय में समा जाती है। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र के जल को प्रवाहित करता है उसे अपवाह द्रोणी कहा जाता है। कोई भी ऊंचा इलाका जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से पृथक करती है तो इस तरह की उच्च भूमि जल विभाजक कहलाती है। नदियों का अपवाह प्रतिरूप कई प्रकार का होता है, जैसे द्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार और आर्य। द्रुमाकृतिक प्रतिरूप तब निर्मित होता है जब धाराएं उस जगह के भूस्थल की ढाल के मुताबिक बहती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य धारा और उसकी सहायक नदियां एक पेड़ की शाखाओं की तरह प्रतीत होती हैं। जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तब जालीनुमा प्रतिरूप बनता है। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ बनता है जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें समानांतर पाई जाती हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप प्रबल संधित शैलीय भूभाग पर निर्मित होता है। आर्य प्रतिरूप तब निर्मित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचनाएं धाराएं भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। विभिन्न तरह के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में देखा जा सकता है। आकार की दृष्टि से भारत की नदियों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है: बड़ी नदियाँ, मध्यम नदियाँ और छोटी नदियाँ। बड़ी नदियाँ, इनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। गंगा, यमुना, घाघरा, रामगंगा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज आदि नदियाँ इस श्रेणी में आती हैं। दूसरा है मध्यम नदियाँ। इनका अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर होता है। भारत में ऐसी नदी जो हैं वो लगभग 44 के आसपास है। तीसरी है छोटी नदियाँ। इनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण प्रमुख रूप से भौगोलिक आकृतियों के माध्यम से होता है। इस आधार पर
भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, जैसे हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक इलाकों से उत्पन्न होने के चलते हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की ज़्यादातर नदियाँ बारहमासी हैं। इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल मिलता है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी हिस्सों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं और अपने साथ बड़ी तादाद में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं। मध्य और निचले हिस्सों में से नदियाँ विसर्प, गोखू झील और अपने बाढ़ के मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टा भी बनाती हैं। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर आधारित होता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में प्रवाहित होने लगता है। हिमालय की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियाँ लंबाई में कम होती हैं, फिर भी इनमें से कुछ का उद्गम केंद्रीय उच्च भूमि से होता है और पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से भारत की जो नदियां हैं उनके अपवाह तंत्र को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है: हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। पहला है हिमालय अपवाह के नदी तंत्र। हिमालयी अपवाह में मुख्यतः तीन नदी तंत्रों को सम्मिलित किया जाता है: सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। अब अपना है पहला ये सिंधु तंत्र। सिंधु नदी कैलाश चोटी से पूरब की ओर तिब्बती क्षेत्र में गोखर चू हिमानी के पास से निकलती है। पहले ये उत्तर पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है, फिर लद्दाख श्रेणी को काटकर गिलगिट के पास एक गहरा गोज बनाती है और दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। यह विश्व की बड़ी नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 709 किलोमीटर है। सिंधु की अनेक सहायक नदियां हैं, जैसे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इनके अलावा जास्कर, द्रास, श्योक, शिगार, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, कुर्रम, तोज,
झोब, विबोआ, कुछ अन्य इसकी सहायक नदियाँ हैं। झेलम सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह शेषनाग झील से निकलकर वूलर झील से होती हुई पाकिस्तान सीमा के पास बासमंगल के निकट गौज बनाती है और तिगमू के पास चिनाब में मिल जाती है। चिनाब का उद्गम लाहौल में बड़ा लाचा दर्रा के पास से होता है। रावी, चंद्र और भागा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सलाल और दुलहस्ती बांध इस नदी पर ही बनाए गए हैं। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बंगाल बेसिन से धौलीधार श्रेणी के उत्तरी ढालों से होता है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब में मिल जाती है। व्यास भी सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। यह हरीके के पास सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिणी ढालों पर स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। शिपकी दर्रे के पास ये भारत में प्रवेश करती है। पंजाब में भाखड़ा नांगल बांध इसी पर बनाया गया है। नाथपा झाकरी बांध भी इस नदी पर ही बनाया गया है। हरीके नामक स्थान के पास यह व्यास नदी में मिल जाती है। इस तरह से आज हमने हिमालय की नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम हिमालय की नदियों के दूसरे नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।